हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, हाल ही में केंद्र सरकार का बजट जो है वो प्रस्तुत हुआ है और उस बजट से ही हम 23-24 जो सेशन के परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपके लिए लेके आए हैं। हमारी कोशिश है कि हम छोटी छोटी 20-20 मिनट की 2 क्लास में पूरा बजट इन्फॉर्मेशन जो परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए दे देंगे। तो चलते हैं बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए बजट की ओर। तो बजट में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे आपके लिए वो पढ़ेंगे साथियों कि बजट का संविधान में कहाँ वर्णन है, क्या संविधान में बजट को बजट कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का कोई भी मतलब नहीं है। संविधान में जो संविधान का अनुच्छेद 112 है, कौन सा अनुच्छेद 112 जो है, उस अनुच्छेद 112 में ये बोला गया है कि ये वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या बोला गया है, वार्षिक मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या बोला गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया, बस वार्षिक वित्तीय विवरण। देखो दो चीज होती है साथियों, मैं आपको ये बता देता हूँ। एक तो होता है बजट, जिसे हम आगामी वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। एक होता है इकोनॉमिक सर्वे, जिसे हम आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो साथियों होता है वो पिछले साल हमने क्या किया अर्थव्यवस्था में उसका पूरा समीक्षा होती है, जबकि बजट जो होता है आगामी साल में हम क्या करने वाले हैं उसका पूरा आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। वैसे बजट की डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बताओगे आय और व्यय, एक निश्चित अवधि में आय और व्यय का लेखा जोखा ही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। संविधान के अनुसार पढ़ोगे तो एक वित्तीय वर्ष में आय और व्यय के लेखा जोखा को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं या वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। ये बात संविधान के अनुच्छेद 112 में, तो आपको अनुच्छेद 112 को क्या रखना है, याद रखना है। दूसरी बात आपसे ये पूछेगा बजट को तैयार कौन करता है, तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत, किसके अंतर्गत, वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों का विभाग जो होता है वो बजट को तैयार करता है। ध्यान रखना, आर्थिक मामलों का जो विभाग होता है साथियों वो बजट को क्या करता है, तैयार करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा, जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री इस समय सीता निर्मला रमण हैं, उनके द्वारा फरवरी के पहले कार्यदिवस पर 11 बजे, कितने बजे, 11 बजे बजट को पेश किया जाता है। ये जानकारी आप पूरी रखना। इसके साथ ही साथियों नेक्स्ट कह रहा है बजट वित्त मंत्री का पिछला कार्यदिवस आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। फिर कह रहा है वो वित्त मंत्री जो है पिछले कार्यदिवस के लिए क्या प्रस्तुत करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे हम इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे को कौन तैयार करता है ये भी ध्यान रखना। बजट को तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों का विभाग करता है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये ध्यान रखना, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे। बेसिक सी बातें आपको ये पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं बजट है ना साथियों, वो 6 चरणों से होकर के गुजरता है। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो बजट जो होता है वो 6 चरणों से, 6 स्टेज से होकर के गुजरता है। पहली है बजट की प्रस्तुति, पहले उसमें बजट को प्रस्तुत किया जाता है, कह रहा प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। दूसरा कह रहा आम चर्चा, जनरल डिस्कशन होता है बजट पर। तीसरे स्टेप में साथियों विभागीय समितियों द्वारा बजट की क्या होती है, जांच होती है, ठीक है ना। तो स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी बाई डिपार्टमेंट कमेटी द्वारा, ठीक है ना, डिपार्टमेंटल कमेटी इसको स्क्रूटनी करती है, जांच करती है। फिर अनुदान मांगों पर मतदान किया जाता है, जो भी बजट में मांग रखी जाती है उस पर वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट, ठीक है ना। उसके बाद विनियोग विधेयक पारित होता है। फिर क्या होता है, विनियोग विधेयक पारित होता है, और विनियोग विधेयक के बाद जो छठा है साथियों वो वित्त विधेयक को पारित किया जाता है। तो ये 6 स्टेप में, कितने स्टेप में, 6 स्टेप में साथियों, 6 स्टेज में बजट को क्या किया जाता है, प्रस्तुत। ये पूछ लेगा कौन स्टेज बजट में नहीं होती है, तो ये ध्यान रखना, बजट प्रस्तुति, आम चर्चा, विभागीय समितियों द्वारा जांच, अनुदान मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक का पारित होना और वित्त विधेयक का पारित होना। ये बजट की 6 क्या है, स्टेज है जिसमें बजट को पूरा किया जाता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर बात करें तो सबसे पहले बात आती है रुपी कम फ्रॉम, मतलब पैसा कहाँ से आता है। इस बार जो बजट है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये सब स्टेप है, इन्हें हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे साफ तरीके से, लेकिन आगे आएंगे जब इनको डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में 23-24 के बजट की बात कर रहा, ध्यान रखना, ठीक है ना। और फिर रुपया कहाँ जाना है, तो ये सब दे रखा है, रुपया कहाँ पे जाना है, ठीक है ना, कहाँ से आएगा और कहाँ पे जाना है। अब यहाँ बजट का सार है, बजट एट ए ग्लांस,
ये बजट का सार है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले बजट में आप देख रहे होंगे 2021-22 के लिए वास्तविक एक्चुअल इंफॉर्मेशन है यहाँ। फिर ये बजट अनुमान है 22-23 के लिए, ये संशोधित अनुमान है 22-23 के लिए, और ये साथियों 23-24 का बजट अनुमान है जो इस बार का है। ये 23-24 आगामी वाला ये अनुमान रखा गया है कि शायद तब हम इतना रखेंगे, ठीक है ना। जब मैं राजस्व प्राप्ति की बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करता हूँ, ये रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जिसके लिए सरकार को कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। पूंजीगत जो होती है कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जो सरकार को खर्च करना पड़ता है। जैसे सरकार को पुल बनाना पड़ता है, वहाँ से टैक्स आना, सरकार को टोल बनाना पड़ता है, वहाँ से टैक्स आना, सरकार को स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने पड़ते हैं, वहाँ से टैक्स आना, ये कैपिटल रिसिप्ट होता है। लेकिन राजस्व रिसिप्ट में, रेवेन्यू रिसिप्ट में सरकार को खर्च नहीं करना। तो 21-22 के लिए जो वास्तविक रखी है, ये आप देख रहे होंगे 21,69,90,05, ये करोड़ में है, ये ध्यान रखना, ये रखा है राजस्व प्राप्ति। वही अगर आप 22-23 के लिए संशोधित देखोगे तो वो ये रखा है, आप देख लेना, ये चार्ट आपके लिए, ये तैयार चार्ट आप पूरा तैयार कर लेना। कर राजस्व की अगर हम बात करें तो कर राजस्व निवल में अगर हम बात करें, नेट सेंटर के लिए टैक्स रेवेन्यू बात करें तो ये वास्तविक रूप में 21-22 के लिए ये रखा था, ठीक है ना। और इस समय देखो बजट अनुमान 2022 ये रखा है, और 22-23 में क्या रखा है, ये रखा। आपको सबसे पहले राजस्व प्राप्ति देखनी, देखो लगातार राजस्व प्राप्ति बढ़ती चली जा रही है, ये ध्यान रखना। वहीं कर केंद्रक की बात करें तो देखो ये भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है ना। वहीं आप नॉन टैक्स रेवेन्यू देखो, कर भिन्न राजस्व देखो, मतलब कर के अलावा जो भी प्राप्ति होती है, तो ये रखा है 21-22 का वास्तविक, ठीक है ना। वहीं बजट अनुमान की बात करें 22-23 के लिए तो ये रखा है, तो कोई एक कम हो गया, आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये कम हो गया है। फिर और कर भिन्न राजस्व में देखें तो यहाँ पे आकर के और कम हो गया है, ठीक है ना। लेकिन 23-24 के लिए बड़ा है, ये ध्यान रखना। तो ये लगातार घटा नहीं है, कम हुआ है, लेकिन आगे जाके 23-24 में अनुमान लगाया है कि ये क्या हुआ है, बड़ा है कर भिन्न राजस्व, ठीक है ना। तो इसके साथ ही नेक्स्ट आप देख रहेंगे अब ये पूंजीगत कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो होती है साथियों जिसके एवज में सरकार को खर्च करना पड़ता है, एम्स बनाने पड़ते हैं सरकार को, ठीक है ना, हॉस्पिटल बनाने पड़ते हैं सरकार को, अन्य चीज़ें रोड सड़क वगैरह ये सब बनाने पड़ते हैं, तब वहाँ से आ जाती है। तो ये जो वास्तविक रखी है वो 162-38-96 रखा है। वही इसमें अनुमान देख रहे होंगे, ये बड़ा है, देखो ये भी बढ़ रहा है और ये भी लगातार बढ़ रहा है। ऋण वसूली की बात करें तो 247-37 रखा है, ये करोड़ में है, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। और ये भी कम हो रहा है, देखो यहाँ कम हो रहा है, फिर यहाँ थोड़ा बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे कम हो रहा है, तो ये फ्लैक्चुएशन मिलेगा इसमें, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे कि लगातार बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। वहीं आप अदर रिसिप्ट की बात करें, अन्य प्राप्तियों की बात करें तो वो देखो ये रख रखी है उन्होंने, ध्यान रखना आप। उधार और अन्य देयताओं के लिए इतना देना पड़ेगा हमें, 21-22 के लिए है ये, और 22-23 में देखो ये रखा गया अनुमानित और संशोधित करके ये रखा गया, मतलब रखा ये था लेकिन संशोधन के बाद ये कर दिया गया। 23-24 में अनुमान लगाया है कि ये इतना हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं कुल प्राप्तियों की बात करें आपसे, टोटल प्राप्ति की, तो देखो 21-22 में ये थी, वास्तविक निकल के ये आई है कि इतना प्राप्त हुआ था हमें कुल, ठीक है ना। लेकिन इस बार जो अनुमान लगाया है 22-23 के लिए वो ये लगाया है, संशोधन के बाद इसे और बढ़ा दिया गया है कि भाई प्राप्ति ज़्यादा होंगी, लेकिन 23-24 के लिए इसे और बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये प्राप्ति लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, ठीक है ना। वहीं कुल खर्च की बात करें आपसे तो देखो खर्च इतना रखा था कि भाई इतना खर्च होगा, भाई बैलेंस होना चाहिए ना बजट, जितना देखो यहाँ देखो कुल प्राप्ति ये है, कुल ये इतने का बजट बना है, तो फिर खर्च कितना है, खर्च इतना है, जितना प्राप्ति होती है उतना ही खर्च होना चाहिए, तब उसे बैलेंसिंग बजट कहते हैं। तो इसे इसमें लेकिन इस बार का अनुमान ये वास्तविक है, ध्यान रखना, लेकिन इस बार का अनुमान लगाया है ये संशोधन करके बैठा दिया इतना, और आगे 23-24 में कह रहे हैं कि भाई वो इतना हो जाएगा, मतलब ये भी लगातार बढ़ता हुआ ही चला जा रहा है, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजस्व खाते में अगर बात करें तो ये इतना रखा था 21-22 के लिए, फिर इस बार के लिए अनुमान इतना लगाया था लेकिन संशोधन के बाद इतना कर दिया, और आगे के लिए कह रहे हैं कि भाई ये इतना हो जाएगा, मतलब ये भी लगातार बढ़ रहा है। ब्याज भुगतान की बात करें, जो हमें ब्याज भुगतान में देना है, हमने दिया इतना है 21-22 में, इस बार अनुमान है कि हमें इतना देना पड़ेगा, लेकिन संशोधन करके इतना बिठा दिया, मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा संशोधन हुआ नहीं है, जितना है वैसा का वैसा, लेकिन 23-24 में अनुमान है कि ये बढ़ जाएगा। वहीं पूंजी संपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान हमने जो ग्रांट दिया है, ग्रांट ऐड के लिए, वो इतना वास्तविक दिया था 21-22 में, इस बार रखा है कि भाई हम इतना देंगे, लेकिन संशोधन के बाद पता चली कि भाई नहीं एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा, जब बहस हुई संशोधन हुआ तो इतना, आगे के लिए और ज़्यादा मान रहे हैं कि भाई ये ग्रांट हमें पूंजी सृजन के लिए ग्रांट और ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना। वही पूंजी खाते की बात करें तो वो ये रखा था 21-22 में, इस बार अनुमान ये था पूंजी खाते का, और संशोधन के बाद भी
थोड़ा बहुत ही अंतर आया है, ठीक है ना, लेकिन 23-24 में ये बड़ा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये चार्ट आपके लिए बस नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। प्रभावी पूंजी व्यय की बात करें तो ये रखा है, ठीक है ना, लगातार ये भी बढ़ता चला जा रहा है। राजस्व घाटे की बात करें तो देखो 4.4% है राजस्व घाटा 21-22 का। इस बार अनुमान लगा रहे हैं कि भाई इसे हम 4.4 से 3.8 लाएंगे, लेकिन संशोधन के बाद कहा कि नहीं ये 4.1 पे रहेगा, मतलब कम करने की बात की जा रही है, राजस्व घाटे को कम करने की बात की जा रही है। आगे जाके कह रहे हैं कि भाई जब 23-24 में हम इसे इतना ले आएंगे, अनुमान ही लगा रहे हैं, लाएंगे नहीं लाएंगे ये नहीं पता। प्रभावी राजस्व घाटे की बात करें तो ये इतना था और इस बार बजट में इतना करने की बात की जा रही है, लेकिन संशोधन के बाद कहा कि भाई इतना तो खैर नहीं हो पाएगा, लेकिन 2.9% पर इसे हम ला सकते हैं। और आगे जाके 23-24 में हम इसे 1.7 पर लाएंगे, जो असंभव दिखाई देता है। मैं टोटल राजकोषीय घाटे की बात करूँ, जो हमारा राजकोष होता है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं, जिसमें आय कम होती है व्यय ज़्यादा होता है, उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। हमारा 21-22 में राजकोषीय घाटा ये था 6.7%। हमने बजट जब रखा तो अनुमान लगाया कि हम भाई इसे इतना रखेंगे 6.4%, लेकिन संशोधन के बाद भी कहा कि भाई ये इतना रखेंगे। आगे जाके हम कह रहे हैं 23-24 में से और कम कर देंगे, राजकोष पे अपने पर घाटे को कम करेंगे। प्राथमिक प्राइमरी और डेफिसिट की बात करें तो साथियों 3.3% था, इस बार हमने इतने रखने का अनुमान लगाया, संशोधन के बाद ये निकल के आया है और आगे हम इसे कम करने की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। घाटे को कम करने की बात की जाती है, लेकिन साथियों ये होता नहीं है। ये डाटा आप जरूर याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है ना। वो टॉपिक ये है कि कहाँ कितना आप शेयर करोगे। तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, ब्याज भुगतान के लिए आप 20% आपने रख रखा है खर्च। स्टेट शेयर के लिए टैक्स और ड्यूटीज के लिए, शुल्क वगैरह के लिए 18% रखा है। सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम है, केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उनके लिए 17% रखा है। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के लिए ट्रांसफर आपने 9% रखा है। अन्य खर्चे के लिए आपने 8% रखा है। सब्सिडी पर खर्च करने के लिए आपने 7% रखा है। सेंट्रल रिस्पॉन्स जो स्कीम है, केंद्र प्रायोजित जो स्कीम है, ये सेंटर की स्कीम है, ये केंद्र प्रायोजित राज्यों के साथ मिलकर के ये आपने 9% रखा है, ठीक है ना। वहीं डिफेंस में खर्च करने के लिए आपने 8% रखा है। पेंशन लोगों को जो दी जाती है विभिन्न क्षेत्रों में, उसके लिए आपने 4% रखा है। तो ये चार्ट भी आपको याद होनी चाहिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट चार्ट है साथियों आपके लिए। बजट में आपको एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद में अन्य लायबिलिटीज के लिए आपने 34% रखा है, बोरिंग के लिए, अन्य लायबिलिटीज के लिए। जीएसटी आपने रखा है 17%। इनकम टैक्स में आपने 15% शेयर कंट्रीब्यूशन रखा है। तो भाई इसमें अब देखो ये जो था ये शेयर था परसेंटेज में, अब ये जो है वो कंट्रीब्यूशन है। तो अन्य लायबिलिटीज से 34% है, जीएसटी से 17% कंट्रीब्यूशन है इसमें, और इनकम टैक्स से 15% है। कॉर्पोरेट टैक्स जो निगम कर कहते हैं उससे 15% है, जो कंपनियां वगैरह उद्योग से लिया जाता है। यूनियन एक्साइज जुड़ती है उससे 7% है। नॉन टैक्स रेवेन्यू कर भिन्न राजस्व से 6% है, और नेम कैपिटल रिसिप्ट से 2% है, और कस्टम से आपने 4% रखा है, ठीक है ना। तो ये कंट्रीब्यूशन है, जो कंट्रीब्यूशन होगा। फिर बात आती है विजन फॉर अमृतकाल। अमृतकाल में आप क्या करने जा रहे हैं, आपने जो अमृतकाल बनाने की बात की है, विजन जो रखा है, उसमें आप क्या करेंगे। तो फर्स्ट नंबर आप अपॉर्चुनिटी सिटीजन के लिए दोगे और फोकस करोगे यूथ पर। किस पर, यूथ पर फोकस करने की बात की जा रही है कि भाई यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे, अवसर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं वो हम जो जॉब है, जॉब क्रिएशन पर ध्यान देंगे और ग्रोथ रेट पर भी ध्यान देंगे। उसके साथ साथ कह रहे हैं कि हम जो है स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके एनवायरनमेंट में क्या करेंगे, मजबूती लाएंगे। क्या करेंगे, मजबूती लाएंगे और उसे स्थायी रखेंगे, फ्लेक्सिबल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये बात आती है साथियों आपके सामने कि हमने प्रायिकता क्षेत्र कितने रखे हैं। तो प्रायिकता क्षेत्र हमने 7 रखे हैं। कितने रखे हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। पहला हमने रखा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब समावेशी विकास। क्या रखा है, समावेशी विकास। इसे एक एक करके हम क्या करेंगे साथियों, डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, समावेशी विकास। दूसरा रखा हमने रीचिंग द लास्ट मील। तीसरा रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। फिर रखा है अनलीजिंग ऑफ द पोटेंशियल। फिर ग्रीन ग्रोथ रखा है, यूथ पावर रखा है, फाइनेंशियल सेक्टर रखा है। ये हमने प्रायिकता सेक्टर रखे हैं, इन्हें हम बारी बारीकी से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलते हैं बारीकी से पहले नंबर से डिस्कशन की ओर। अभी थोड़ा हम उस डिस्कशन से पहले, प्रायिकता क्षेत्र के डिस्कशन से पहले कुछ फैक्ट हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो कि बजट से पूछ लिए जाते हैं। तो पहला फैक्ट यह है कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है।
सेवा जो निर्यात करता है, भारत 7th लार्जेस्ट कंट्री है भारत, जो सेवाओं में क्या करता है, निर्यात करता है। फिर कह रहा है 2022 में दुनिया में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता जो बना है विश्व बैंक के अनुसार, वो भारत ही बना है। ये प्रेषण क्या होता है, ये रेमिटेंस को कहते हैं प्रेषण। रेमिटेंस मतलब भारत से बाहर जाने वाले लोग कमा करके जो पैसा भारत में भेजते हैं उसे प्रेषण या रेमिटेंस कहा जाता है। इसमें भारत 2022 में सबसे टॉप पर आया, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात की जा रही है कि भाई हम जीवन बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि करेंगे, जो आप गवर्नमेंट खर्च है उसमें वृद्धि करने की बात कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2023 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2027 के बीच आप 14,500 पीएम श्री स्कूल बनाएंगे। तो ये पीएम श्री स्कूल ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कई बार कि भाई पीएम श्री स्कूल कितने बनाने की बात की गई है। तो 4 साल में, 4-5 साल में आप 14,500 पीएम श्री स्कूल बनाने की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर फैक्ट की बात करें तो आप जीएनपीए मतलब सकल गैर निष्पादित संपत्ति, जो मतलब परफॉर्मिंग में नहीं है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट का अनुपात 7 साल के निचले स्तर पर लाएंगे, जैसे 5% पर लाएंगे। आपका अनुमान जाएगा हम एनपीए को 5%, एनपीए को कम करेंगे काफ़ी। ऐसी राशि जो बैंकों की परफॉर्मिंग में नहीं आती, लोग लेकर के भाग जाते हैं, विजय माल्या, राहुल मेघसी, नीरव मोदी, अब आप गौतम अडानी को भी ऐसा ही देखने की उम्मीद लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस राशि को कम करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसे हम 5% पर लाएंगे। नेक्स्ट, वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा की गई है। कितनी, 75, ध्यान रखना। वित्तीय जो सेवाएं हैं ना, उनको आप 75 डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से क्या करोगे, सुलभ करने का प्रयास करोगे। नेक्स्ट बात की गई है कि 9 लाख करोड़ की निवेश क्षमता वाली राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, कौन सी, राष्ट्रीय मतलब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसमें आप क्या करोगे, निवेश क्षमता को बढ़ा करके 9 लाख करोड़ करोगे। फिर आप क्या करोगे, यूपीआई ने दिसंबर 2022 में 782 करोड़ के लेन देन के साथ अपने उच्चतम स्तर को क्या कर लिया, छू लिया है, ऐसा बजट में बताया गया है। फिर कह रहे हैं आप 8 वर्षों से प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता लगभग दोगुनी हुई है। ये भी आपने कहा है, भाई लगभग 8 साल हो गई, पिछले 8 साल में 8 साल मतलब मोदी कार्यकाल में लगभग जो बंदरगाह हैं उनकी क्षमता जो है वो दोगुनी हो गई है। जो क्षमता पहले थी उससे आज जो क्षमता है वो कितनी हो गई है, दोगुनी हो गई है। इसके साथ ही नेक्स्ट आपने कहा है कि भाई सबका साथ सबका विकास ये केंद्र सरकार की योजना है। सबका साथ सबका विकास के सरकार के दर्शन ने विशिष्ट किसानों, महिलाओं, युवाओं, ओबीसी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियां, दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस वालों को शामिल करते हुए समावेशी विकास की सुविधा प्रदान की है। और वंचितों के लिए समग्र प्राथमिक मतलब वंचितों को विविधता प्रदान की है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर पूर्व में भी निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया है और यह बजट उन्हीं प्रयासों पर क्या है, आधारित है, ऐसा बोला है हमारी वित्त मंत्री साहिबा ने, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम आते हैं प्रायोरिटी क्षेत्र की ओर। पहला था इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब समावेशी विकास। इसमें हमने ये बोला है कि कृषि के लिए डिजिटलीकरण करेंगे। क्या करेंगे, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना क्रिएट करेंगे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर क्रिएट करेंगे। कह रहा है इसके लिए क्या करोगे आप, इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपन सोर्स के माध्यम से, ओपन स्टैंडर्ड, इंटर ऑपरेटिंग के माध्यम से, पब्लिक गुड्स के तौर पर। उसने बोला कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपन सोर्स के माध्यम से करेंगे, आप ओपन स्टैंडर्ड और इंटर ऑपरेटिव पब्लिक गुड्स के तौर पर तैयार किया जाएगा अब कृषि के लिए, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब डिजिटलीकरण किया जाएगा कृषि का भी। नेक्स्ट कह रहे हैं कृषि त्वरित निधि, इसके लिए कह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मतलब युवाओं के लिए कृषि में स्टार्टअप जो है उनको इनकरेज किया जाएगा और उसके लिए एक कृषि त्वरित कोष की स्थापना की जाएगी। किसकी, कृषि त्वरित कोष की स्थापना। आपसे पूछ लेगा किस लिए, तो गाँव में कृषि क्षेत्र में युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए। फिर कह रहे हैं कपास की फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने की बात की गई है। फिर कह रहे हैं अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब PPP मॉडल पर के माध्यम से क्लस्टर आधारित मूल्य श्रृंखला का दृष्टिकोण अपनाएंगे। मतलब आप ग्रिड पर आधारित, किस पर, ग्रिड पर आधारित संरचना बनाने की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम चलाएंगे, ठीक है ना। इसमें कह रहे हैं सरकार 2200 करोड़ रुपए के पर व्यय पर उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए, ये ध्यान रखना 2200 करोड़ रुपए, बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण और रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम क्या करेगी, शुरू करेगी। कौन करेगी, सरकार शुरू करेगी, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट
मोटे अनाजों के लिए वैश्विक हब श्री अन्ना, ध्यान रखना श्री अन्ना। कह रहा भारत में दुनिया में श्री अन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? भारत है। कह रहा छोटे किसान श्री अन्ना को उगाकर साथ ही नागरिकों के स्वस्थ स्वास्थ्य में योगदान दे रहे हैं। फिर कृषि ऋण की बात की गई है। फिर क्या बात की गई है? कृषि ऋण की बात की गई है। कह रहा इसमें पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन को ध्यान में रखते हुए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ा करके 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है कि कृषि पर जो ऋण दिया जाएगा अब उसका लक्ष्य क्या है? 20 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है ना। इसके साथ ही मछली पालन की बात की गई है साथियों। तो इसमें मछली पालन में कह रहे हैं सरकार 6000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना, इसमें ध्यान रखना कितना? 6000 करोड़ की एक नई उपयोजना क्या करेगी? शुरू करेगी, जिसका नाम क्या है? पीएम मत्स्य संपदा योजना, ठीक है ना। वहीं अगर कॉर्पोरेशन की बात करें, कॉर्पोरेशन क्या करेगी? तो कहा गया है कि सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सरकार ने 2516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक साख समितियां, ध्यान रखना कौन? प्राथमिक कृषि साख समितियां, एपी, इसे पैक्स कह सकते हो, PACS कह सकते हो, का कंप्यूटरीकरण पहले से ही शुरू कर दिया गया है। कह रहे हैं कि लगभग हम 6300 मतलब 63,000 प्राथमिक जो कृषि साख समितियां उनको क्या करेंगे? फुली डिजिटलीकरण और कंप्यूटरीकरण करेंगे, ठीक है ना। फिर दूसरी अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल, हेल्थ एजुकेशन, और इसकी बात करें तो नर्सिंग कॉलेजों की बात की गई है कि भाई हम 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ को लोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। कह रहा है इनकी को लोकेशन में, इन मेडिकल के पास ही साथ में नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित करेंगे मेडिकल के साथ, मतलब आप मेडिकल की शिक्षा भी ले सकते हो। फिर कह रहा है स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन चलाएंगे एनीमिया को खत्म करने के लिए। फिर कह रहा है 2047 तक, ये लक्ष्य याद रखना, ये पूछ लिया जाता है, तक स्किल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन भी क्या किया जाएगा? शुरू किया जाएगा, जिसका नाम होगा स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। कब तक खत्म करेगा एनीमिया को? 2047 तक। एनीमिया मतलब महिलाओं में खून की कमी का होना, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चिकित्सा में कह रहा चुनिंदा CSIR लैब्स के रिसर्च के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। फार्मा इनोवेशन में काम किया जाएगा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। कह रहा फार्मास्यूटिकल में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से एक नया कार्यक्रम क्या किया जाएगा? शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। शिक्षणों के प्रशिक्षण की बात की गई है। वहीं बच्चों को, किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटलीकरण पुस्तकालय की बात की गई है, ठीक है ना। तो आज इस क्लास में इतना ही, पहले प्राथमिकता हमने बता दी, इसके साथ ही आगे फिर लाएंगे आपके लिए क्लास 3 क्लास में या 2 क्लास में बजट को क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज साथियों।